प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल RS डायमंड 2.0 में। साथी मैं हूं KM यादव। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न है। मुख्य रूप से आगामी जितने सारे सीटेट एग्जाम्स होने वाले हैं या टेट एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो KVS का हो या NVS का हो या सीटेट जुलाई 2022 हो या रीट एग्जाम्स हो, आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले प्रश्न के दौर में चलेंगे। प्रश्न आपके सामने है कि 16 वर्षीय बच्चा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है। यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि 16 वर्षीय एक बच्चा है जो बुद्धि लब्धि अर्थात IQ लेवल में उनको 75 नंबर प्राप्त होता है, तो उनकी मानसिक आयु कितनी है, अर्थात मानसिक आयु जो है वर्ष में कितनी होगी, यह हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आपको बुद्धि लब्धि संबंधी प्रश्न पूछा जाता है तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। बुद्धि लब्धि इक्वल टू होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु बट्टा में वास्तविक आयु गुणित 100, ठीक ना। तो M/R मल्टीप्लाई 100, M/R मल्टीप्लाई 100, आपको यह सूत्र जो है याद रखना है। M हो गया मेंटल एज, R हो गया रियल एज और 100, अर्थात इसके माध्यम से आप IQ लेवल निकाल सकते हैं। बात यह आती है कि 16 वर्षीय बच्चा है, यह इनका जो है वास्तविक उम्र है, साथ में ही 75 इनके जो है IQ लेवल वाला इनका डिजिट वाला अंक है, यानी 75 बराबर, साथ ही IQ लेवल बराबर क्या होता है, ये 75 IQ लेवल हो गया, 75 बराबर हो जाएगा मानसिक आयु। मानसिक आयु का वैल्यू हमें है ही नहीं, तो M बट्टा में 16 ये वास्तविक आयु आ गया, गुने में 100 कर देंगे। जैसे ही आप इसे करेंगे 4 से 16 का डिवाइड कर देंगे, 4 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। अब 25 को 75 में अगर कट करना है तो ये 3 आ जाएगा। अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, अर्थात इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा 12। ये 12 वाला इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से नंबर 2 वाले क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है। बच्चों को सीखने में अर्थात वर्ग कक्ष में उन्हें कब परेशानी होती है, कब सीखने में कठिनाई होती है। एक्टिंग टू ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, जब इंटरनल रूप से मोटिवेट होगा तब उन्हें कठिनाई नहीं होती है, अर्थात इसका सही उत्तर एक वाला नहीं होगा। नंबर 2 में है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, जब सीखने की बातें, जब सीखने की कला जब सामाजिक संदर्भ में अगर हो, सोशल वेलफेयर में हो, तो इस स्थिति में सीखने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक रूप से और बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। नंबर 3 में है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया हो, अर्थात विषय वस्तु को अलग अलग माध्यमों से जो है उन्हें बेहतर तरीके से समझाया गया हो, अलग अलग उदाहरण देकर समझाया गया हो, तो ऐसे में बच्चों में सीखने में कठिनाई कम होती है, नहीं के बराबर होती है, अर्थात इसका सही उत्तर 3 वाला भी नहीं होगा। 4 में है सूचना अलग अलग हो, हाँ, जब इन्फॉर्मेशन अलग अलग दी जाती है तब उन्हें जो है सीखने में कठिनाई होती है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो कोहलबर्ग, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछा भी जाता है। आपको याद रखने हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया था, तो कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, इसका सही उत्तर 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से पहला में है संज्ञानात्मक सिद्धांत, अगर पूछी जाता है तो आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है यह जीन पियाजे ने प्रस्तुत किया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार से नंबर 4 वाले क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। जेंडर क्या है। जेंडर जो है साथ ही इस 4 ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करने हैं। एक आर्थिक अवधारणा है, तो आर्थिक अवधारणा बिल्कुल जेंडर नहीं है, चूंकि जेंडर से इकोनॉमी को लेकर के किसी प्रकार का कोई जो है चर्चाएं नहीं है, और जेंडर मुख्य रूप से आर्थिक चीज़ें पर डिपेंड भी नहीं करती है। दूसरा ऑप्शन है जैविक अवधारणा है, यह भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। उसके बाद है एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल जेंडर जो है एक सोशल के द्वारा ही, सोशल स्ट्रक्चर है, अर्थात सोशल के द्वारा ही प्रदान की गई मेल और फीमेल को डिफरेंस करने के लिए, पक्षपात करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें अपनाई जाती है, अर्थात ये एक सामाजिक, समाज के द्वारा ही बनाई गई एक संरचना है।
सही उत्तर उसका ये हो जाएगा। और मनोवैज्ञानिक सत्ता है, यह तो बिल्कुल होगा ही नहीं। इस तरीके से आपका 4 नंबर कवर हो गया। नंबर 5 पे हम लोग कवर करेंगे कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। अर्थात लेव वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर डैश जोर देता है। इसका सही उत्तर साथ ही हो जाएगा सांस्कृतिक, यानी लेव वाइगोत्स्की जो है मनोवैज्ञानिक थे। मुख्य रूप से यह जो जोर देते थे सांस्कृतिक उपकरण पर, ऐसे उपकरण जो संस्कृति के द्वारा ही प्रदान की जाती है, इनके माध्यम से ज़्यादा जो है अधिगम प्रक्रिया पर जोर देते थे, जिससे बच्चों को सीखने में आसानी होती थी। इसका सही उत्तर 1 वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से साथ ही हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। सीखने वाला जो मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा जो होती है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। इसका सही उत्तर साथी है प्रवीण था अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी कि उनके एम वाले जो है लक्ष्य को देख करके उन पर जोर देकर उन्हें जो है कायम रखा जा सकता है। नंबर 2 ऑप्शन है कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यह बिल्कुल सही उत्तर नहीं होगा। याद करने पर जोर देकर, इस प्रकार का अगर ऑप्शन देखते हैं तो बिल्कुल वहाँ गलत ही हो जाएगा। बच्चों को दंड देकर, यह भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। सीमा नहीं है, याद रखिएगा, सीमा नहीं है, ध्यान देना। अनुत्कर्मण्यता, उसके बाद है अहम्मन्यता, प्रतीकात्मक विचार का विकास और ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। अर्थात पूर्व संक्रियात्मक के अंतर्गत जो है साथी सीमा नहीं है, तो अनुत्कर्मण्यता और अहम्मन्यता, साथ में ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति होती है, यह पूर्व संक्रियात्मक विचार के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे में कौन नहीं है पूछा जा रहा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से साथी अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो पड़ोसी होता है, यह प्राथमिक के अंतर्गत यहीं आता है। परिवार भी प्राथमिक के अंतर्गत ही आता है। मीडिया एवं पड़ोसी की चर्चा पुनः दिया गया, अर्थात यह जो है आपको प्राथमिक के अंतर्गत ही आता है। परंतु विद्यालय यह भी द्वितीयक के रूप में काम करता है और मीडिया भी द्वितीयक के रूप में काम करता है। ऐसे में आपको सेकेंडरी एजेंसी को ही नाम पूछा जा रहा है, तो आप इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया, यह जो है सेकेंडरी एजेंसी का उदाहरण है। इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन साथी ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अपसारी चिंतन के अंतर्गत ही आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है। ऐसे में लास्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। सामाजिक बहुधिमानी का सिद्धांत था कि कौन सा सिद्धांत था, यहाँ पे आपको देखना है। सामाजिक बहुधिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल यह सही उत्तर नहीं है। यह सामाजिक बहुधिमानी सिद्धांत यह नहीं कहता, अर्थात इनका यह जो स्टेटमेंट नहीं है। इसी प्रकार से पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, यह भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, अभी इसका सही उत्तर नहीं होगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यह बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि सामाजिक रूप से अगर देखा जाए, सामाजिक बहुधिमानी का सिद्धांत अगर देखा जाए तो उनमें स्पष्टता के साथ दी हुई है कि बुद्धि कई प्रकार से हो सकती है। इसका सही उत्तर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से साथी आप लोगों ने 10 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अगले दिन हम लोग फिर और 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है मुझे कमेंट करें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।